हमारा सब्जेक्ट है प्लांट मेंटेनेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग। हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे मैन पावर प्लानिंग के बारे में कि जो मैन पावर प्लानिंग होती है वो हम किस तरह से करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। मैन पावर प्लानिंग होती क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है और फंक्शंस क्या हैं, कि कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स हैं हमारे मैन पावर प्लानिंग के अंदर। जिसके अंदर हमने बात की थी एंटीसिपेटिंग मैन पावर नीडेड की, कि जब भी हम बात करेंगे मैन पावर प्लानिंग की तो मैन पावर प्लानिंग के जो बेसिक जो हमारे एलिमेंट्स रहेंगे वो कौन कौन से थे। जिसके अंदर हमने बात की एंटीसिपेटिंग पावर मैन पावर नीडेड, कि हमें एंटीसिपेटिंग मैन पावर की जरूरत होगी जो कि काम के प्रति क्या हो, जागरूक हो, जिसको काम के बारे में नॉलेज हो। स्किल वर्क की, कि जो भी हमारा वर्क है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, जो भी हमारे मैन पावर है उसकी स्किल को एनालाइज करेंगे। इसके अलावा जो भी हमारी सिलेक्टिंग सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट, कि जो हमें रिक्वायरमेंट के लिए सोर्सेज चाहिए उन सोर्सेज को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो ये क्या थे, हमारे कुछ एलिमेंट थे, बेसिक एलिमेंट्स थे मैन पावर के। उसी के बाद हमने बात की थी मटेरियल मैनेजमेंट की, कि किस तरह से हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर जो हम मैनेजमेंट करते हैं मटेरियल की। तो मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर आपको क्या बताया था कि इट इज ए इंटीग्रेटिंग फंक्शनिंग, कि ये एक इंटीग्रेटिंग फंक्शनिंग है, या फिर बोल सकते हो इट इज ए प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम डील करते हैं, किस चीज़ के साथ डील करते हैं, जो भी हमारे कंपनी के इंडस्ट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल आ रहा है, इसके अलावा जो सप्लाई हो रही है प्रोडक्ट्स को, हम एक जगह से दूसरी जगह पे ले रहे हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल कर रहे हैं, अदर जितनी भी मटेरियल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हमारी जब वर्किंग स्टार्ट हो, जब हम प्रोडक्शन करें तो जो भी हमारा मटेरियल है मटेरियल के साथ क्या हो, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन, हमारा मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन और मिनिमम एक्सपेंडिचर कॉस्ट हो मटेरियल के ऊपर, मतलब कम से कम हम खर्चा करें इन्वेंट्री के ऊपर, हमारी मटेरियल के, आसानी से हमारे पास जो भी मटेरियल है वो अवेलेबल हो जाए जब हम उनको इन्वेंट्री के अंदर स्टोर रखें। तो वो हमारी थी मटेरियल मैनेजमेंट, कि हम मटेरियल को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, किस तरह से इन्वेंट्री कंट्रोल रख रहे हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। अब हम बात करते हैं उसी के अंदर नेक्स्ट कि फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट आपको पता लग गया कि क्या है, कि डील कर रहे हैं किसके साथ, जो भी हमारी कंपनी के अंदर मटेरियल से रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही है, चाहे वो सप्लाई हो, रॉ मटेरियल आ रहा हो, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हो, इन्वेंट्री कंट्रोल हो, स्टोरेज हो रही है, तो उन सबको कंट्रोल करना, वो मैनेज करना, वो मटेरियल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट की। जो मटेरियल मैनेजमेंट है इसकी फंक्शनिंग क्या है, किस लिए करते हैं। तो सबसे पहला है मटेरियल प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, कि जो फंक्शन होता है मटेरियल मैनेजमेंट का, जिसके अंदर जो भी हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, जो एमडी होंगे, जो क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, यानी कि जो मैनेजर है जिसका काम क्या है, मटेरियल की मैनेजमेंट करना। तो सबसे पहला उसका फंक्शन क्या होगा कि मटेरियल की प्रोग्रामिंग करना, मटेरियल प्रोग्रामिंग एंड प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग। तो फर्स्ट रहेगा मटेरियल प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, मटेरियल प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, जब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मटेरियल के अंदर, तो वो रहेगा मटेरियल प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, कि हम किस तरह से मटेरियल की प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी हमारा मटेरियल है, चाहे वो रॉ मटेरियल है या फिर जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है जो हम स्टोर कर रहे हैं इन्वेंट्री के लिए, तो उस सारे जो इनकमिंग मटेरियल है, जो हमारा इंडस्ट्री बाहर से आ रहा है इनकमिंग मटेरियल है, तो उसके लिए प्लानिंग करना और एक प्रोग्रामिंग तैयार करना, एक प्रोग्राम तैयार करना, वो मटेरियल, वो सबसे पहला हमारा क्या रहेगा, फंक्शन। सेकंड फंक्शन हमारा जो रहेगा मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर, वो होगा शेड्यूलिंग, कि हम किस तरह से शेड्यूल तैयार कर रहे हैं मटेरियल को मैनेज करने का। तो सेकंड हमारा कौन सा रहेगा, शेड्यूलिंग। सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा शेड्यूलिंग। मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर थर्ड फंक्शन की बात करते हैं, तो थर्ड फंक्शन होगा हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल, कि मटेरियल मैनेजमेंट का काम क्या है, इन्वेंट्री को कंट्रोल में रखना, इन्वेंट्री कंट्रोल। थर्ड फंक्शन क्या है हमारा, इन्वेंट्री कंट्रोल, कि किस तरह से हम इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी हमारी इन्वेंट्री है, उस इन्वेंट्री को, यानी कि जहां पे हम स्टोर कर रहे हैं मटेरियल्स को, उसको हम किस तरह से कंट्रोल रख रहे हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा स्टोर मैनेजमेंट, कि जो हमारा स्टोर है उसकी मैनेजमेंट। फोर्थ पॉइंट हमारा स्टोर मैनेजमेंट। फिफ्थ हमारा रहेगा कोऑर्डिनेशन,
कि जो भी हमारा इंडस्ट्रीज है, जो हमारी मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट की हमारे जो वर्कर्स हैं, जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ हैं, उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो कोऑर्डिनेशन कैसा है, तो वो भी काम फंक्शन के अंदर आ जाएगा मटेरियल मैनेजमेंट की, किस तरह से हम मैनेज कर रहे हैं मटेरियल को विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन की। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा आ जाएगा कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर क्या आएगा, आ जाएगा मटेरियल हैंडलिंग, कि हम मटेरियल्स हैं उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। तो सिक्स पॉइंट हमारा क्या रहेगा, मटेरियल हैंडलिंग। सेवन पॉइंट मटेरियल हैंडलिंग के बाद सेवेंथ पॉइंट हमारा क्या रहेगा, प्रोसीजर एंड पॉलिसीज, कि कौन कौन सी प्रोसीजर है, पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर एंड पॉलिसीज। एट नंबर पॉइंट जो हमारा रहेगा फंक्शंस के अंदर वो क्या है, डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप एंड सप्लाई। जो भी हमारा डिस्पोजल है क्या है, जो भी हमारा डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप, जो भी हमारा स्क्रैप्स वगैरह है उसको हम किस तरह से डिस्पोज कर रहे हैं, डिस्पोजल कर रहे हैं, तो वो हमारा रहेगा। नेक्स्ट और हमारा क्या हो सकता है, स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये हमारे ठीक है 8 पॉइंट बहुत है। स्टैंडर्डाइजेशन, इसके बाद एक होता है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ सकते हो, डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप्स के बारे में भी लिख सकते हो फंक्शंस के अंदर, या फिर जो हमारा क्या रहेगा स्टैंडर्डाइजेशन, की स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। एक स्टार्टिंग से देखिए, टॉपिक हमने शुरू किया फंक्शंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में आपको पता है कि मटेरियल मैनेजमेंट क्या है, एक इंटीग्रेटिंग फंक्शनिंग है जिसके अंदर हम डीलिंग करते हैं, किस चीज़ के डीलिंग करते हैं, जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं, रॉ मटेरियल हमारे पास आ रहा है, सप्लाई हो रही है मटेरियल की, स्टोरेज कर रहे हैं, या अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़, यानी कि मटेरियल से रिलेटेड जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, तो वो हमारे किसके अंदर आ जाती है, मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर, कि किस तरह से हम इन्वेंट्री को कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं मटेरियल को, ताकि मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन हो, मिनिमम एक्सपेंडिचर कॉस्ट आए हमारे मटेरियल के ऊपर, कि जो कोऑर्डिनेशन है वो मटेरियल के अंदर हमारा क्या रहे, मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कोऑर्डिनेशन हो, और जो कॉस्ट है, जो एक्सपेंडिचर कॉस्ट हमारा आ रहा है स्टोर करने का, वो क्या हो, मटेरियल को मैनेज करने का जो कॉस्ट आ रहा है वो हो कम से कम। फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर हमने यही बात की कि जो मटेरियल मैनेजमेंट हम करते हैं उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। सबसे पहले क्या फंक्शन आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा मटेरियल प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, कि जो भी हमारा मटेरियल है उसकी प्लानिंग करना, प्रोग्रामिंग करना। सेकंड पॉइंट शेड्यूलिंग, कि शेड्यूल तैयार करना, कि किस तरह से हमने मटेरियल को स्टोर करना है, मटेरियल का यूज करना है, इनकमिंग मटेरियल कब इंडस्ट्रीज के अंदर आएगा, कब हमने परचेज करना है। नेक्स्ट इन्वेंट्री कंट्रोल, कि हमने किस तरह से रैक वाइज जो हमारी इन्वेंट्री है, जो हमारी मटेरियल्स हैं, उनको हमने किस तरह से इन्वेंट्री के अंदर कंट्रोल करके स्टोर करके रखना है। नेक्स्ट स्टोर मैनेजमेंट, कि जो हमारे स्टोर्स हैं हमने उसको किस तरह से मैनेज किया हुआ है। कोऑर्डिनेशन हमारा जो है वो मटेरियल मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट का है, वर्कर्स के साथ, मटेरियल्स के साथ, वो हमारा कोऑर्डिनेशन कैसा है, मटेरियल को हम हैंडल किस तरह से कर रहे हैं, कि जिस कंडीशन में हमारे मटेरियल को होना चाहिए उस कंडीशन में हम मटेरियल को रख रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोसीजर एंड पॉलिसी, कि जब भी हम मटेरियल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो कुछ प्रोसीजर होंगे हमारे, उनको स्टोर करने के, इन्वेंट करने के, इसके अलावा क्या होंगे, पॉलिसीज होंगी। स्टैंडर्डाइजेशन, की हमने एक स्टैंडर्ड तैयार करना है, कि उस स्टैंडर्ड के मुताबिक हमने क्या करनी है, मटेरियल को मैनेज करना है। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन होती है, कि जितना सिंपल हम कर सकें हमारी मटेरियल मैनेजमेंट को। तो ये हमारे क्या रहेंगे, कुछ फंक्शंस, किस चीज़ के फंक्शन, ये हमारे फंक्शंस होंगे मटेरियल मैनेजमेंट के, कि किस तरह से हम मटेरियल को मैनेज करते हैं, वो क्या है हमारे फंक्शंस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग मटेरियल प्लानिंग। ये तो हमने क्या बात कर ली कि जो हमारी मटेरियल मैनेजमेंट है उसके फंक्शन क्या है, किस तरह से हम मटेरियल को मैनेज करते हैं, फंक्शंस की बात हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग मटेरियल प्लानिंग, कि जब हम मटेरियल मैनेजमेंट की प्लानिंग करते हैं, मटेरियल को मैनेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं हमारी मटेरियल प्लानिंग को। तो टॉपिक हमारा क्या बन जाएगा, टॉपिक रहेगा factors affecting material planning, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं हमारी मटेरियल की प्लानिंग को। मतलब कि जब हम मटेरियल की प्लानिंग कर रहे हैं
उस दौरान ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारी मटेरियल को, प्लानिंग को। तो देखिए, जब भी हमने प्लानिंग करने की सोची है कि हमने मटेरियल की प्लानिंग करनी है, हमने इस तरह से मटेरियल को यहाँ पे रखना है, इस तरह से उसको स्टोर करना है, इन्वेंट करना है, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन रखना है, मैनेजमेंट के साथ वो कोऑर्डिनेशन है, तो हम मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन रखना है, मिनिमम कॉस्ट रखना है। तो प्लानिंग जब भी हम करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो इफेक्ट करेंगे हमारी प्लानिंग को। तो सबसे पहले क्या होगा, स्टेट ऑफ हेल्थ इकोनॉमी, जो हेल्थ ऑफ नेशनल इकोनॉमी, कि जो भी हमारी नेशनल इकोनॉमी है, यानी कि जो देश की राष्ट्र की अर्थव्यवस्था है, जो देश की अर्थव्यवस्था है, वो इफेक्ट करती है मटेरियल की प्लानिंग के, कि हमारी जो मटेरियल की प्लानिंग है वो हम किस तरह से रख रहे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा हमारी, तो वो क्या होगा, स्टेट हेल्थ ऑफ मटेरियल प्लानिंग, स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ नेशनल इकोनॉमी, कि जो नेशनल इकोनॉमी है वो हमारे जो हेल्थ है उसको हम किस तरह से, स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ नेशनल इकोनॉमी, कि जो हमारी देश की इकोनॉमी है वो इफेक्ट करती है हमारी मटेरियल प्लानिंग के ऊपर। सेकंड पॉइंट, सेकंड हमारा फैक्टर कौन सा रहेगा जो इफेक्ट करेगा मटेरियल प्लानिंग को, तो वो कौन सा होगा, प्राइस, ट्रेंड्स एंड वैलिडिटी, कि प्राइस क्या चल रहा है, मतलब जो हम मटेरियल प्लानिंग कर रहे हैं हम किस प्राइस में कर रहे हैं, उसके बाद ट्रेंड क्या है, वैलिडिटी कितनी है। तो उस तरह से, क्योंकि हमने कोई चीज़ है, मान लीजिए कोई चीज़ है, हम उसको स्टोर कर रहे हैं, लेकिन स्टोर करने की जो वैलिडिटी है, मतलब उस प्रोडक्ट्स की जो वैलिडिटी है वो कम समय की है। तो इस तरह से ये भी चीज़ें हम देखते हैं जब भी हमने प्लानिंग करनी है, कि हमने कितने समय के लिए उसको स्टोर करना है, जो मैनेजमेंट करनी है, हमने मटेरियल को हैंडल करना है, मटेरियल को स्टोर करके रखना है, वो हमने कितने समय के लिए रखना है, तो उसकी वैलिडिटी के बारे में भी चेक करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या रहेगा, प्राइस, ट्रेंड्स एंड वैलिडिटी, कि जो वैलिडिटी है वो हमारी कितनी है, हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास जो भी मटेरियल्स है उस चीज़ की, कि मटेरियल्स की वैलिडिटी तो है 4 साल की, लेकिन हम उसको स्टोर कर रहे हैं 10 साल के लिए। तो वो चीज़ हम प्लानिंग के अंदर पहले से ध्यान रखते हैं कि हमने किस तरह से प्लानिंग करती है उसकी वैलिडिटी के हिसाब से। नेक्स्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं हमारे मटेरियल के ऊपर जब हम प्लानिंग करते हैं, तो वो चीज़ भी इफेक्ट करती है हमारे मटेरियल के ऊपर, मटेरियल की जब भी हम प्लानिंग करेंगे। तो थर्ड क्या आ जाएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो भी हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लग रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट फॉर्म में हो, पार्शली हो या इम्पार्शली हो, ठीक है, जो भी हमारे टैक्स लग रहे हैं वो टैक्स सारे भी क्या कर, जो सारे टैक्स होते हैं वो भी एक तरह से इफेक्ट करते हैं हमारी मटेरियल प्लानिंग के ऊपर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बिजनेस साइकिल, जो बिजनेस साइकिल है वो भी इफेक्ट करता है, कि जो हमारा बिजनेस साइकिल है, जो हमारा सर्कल है, बिजनेस सर्कल, वो किस तरह का है, वो भी डिपेंड, उसका भी इफेक्ट पड़ता है हमारी मटेरियल प्लानिंग के ऊपर। तो हमारा क्या रहेगा, बिजनेस साइकिल। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट प्राइस या इंटरनेशनल मार्केट कंडीशंस, कि जो इंटरनेशनल मार्केट की कंडीशंस है वो किस तरह से चल रही है, कि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर डाउनफॉल है या फिर ग्रोथ में चल रहा है, तो वो चीज़ें भी डिपेंड करती है, वो चीज़ें भी इफेक्ट करती है हमारी मटेरियल प्लानिंग को। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम देख के मटेरियल की प्लानिंग करते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट वैल्यूज की, जो इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू है या इंटरनेशनल मार्केट की जो कंडीशंस है वो किस तरह से चल रही हैं। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, डिमांड फॉर आइटम्स। 6 है डिमांड फॉर आइटम्स, कि जो जिस मटेरियल की हम प्लानिंग कर रहे हैं, जिस मटेरियल को हम मैनेज कर रहे हैं, वो उस चीज की डिमांड कितनी है मार्केट में, डिमांड फॉर आइटम्स। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 7 सप्लाई फॉर आइटम, कि उसकी सप्लाई किस तरह से चल रही है, सप्लाई ऑफ द आइटम, ठीक है, सप्लाई ऑफ द आइटम्स, की जो भी हमारे पास सप्लाई हो रही है वो सप्लाई किस तरह से हो रही है आइटम्स की हमारे पास, तो ये चीज भी इफेक्ट करती है किस चीज पे, मटेरियल की, जब भी हम प्लानिंग करेंगे। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन लॉसेस होंगे, ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्टेशन लॉसेस, ट्रांसपोर्टेशन लॉसेस 9th नंबर पे। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, जो भी टोटल लोड है, टोटल लीड टाइम, टोटल लीड टाइम, कितना टाइम हम कंज्यूम कर रहे हैं, सारी जो भी मटेरियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो टोटल जो हमारा लीड टाइम है वो भी एक तरह से इफेक्ट करेगा प्लानिंग के ऊपर। नेक्स्ट रिजेक्शन रेट की जो रिजेक्शन रेट है, क्योंकि जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ रिजेक्शंस होगी। रिजेक्शंस क्यों होती हैं, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कंडीशंस होती है, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कई बार क्या होती है, रिजेक्शंस होती है। कई बार जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं तो वो टूल वियर एंड टियर हुआ होता है, उसकी वजह से भी रिजेक्शंस ज़्यादा आ जाती है। या फिर जो हम मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, अगर हमने उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं की हुई है तो उसकी वजह से भी रिजेक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि रिजेक्शन बढ़ जाती है कि हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसमें से ज़्यादातर प्रोडक्ट हमारे क्या हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू क्वालिटी प्रॉब्लम, जो भी हमारी पुअर क्वालिटी की वजह से, क्वालिटी के अंदर प्रॉब्लम है, क्वालिटी खराब है, तो उसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट्स क्या हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, तो रिजेक्शन रेट आ जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं और क्या हो सकते हैं, वर्किंग कैपिटल, कि हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो कितनी है। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल, कि जो वर्किंग कैपिटल, कि हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो कितना है, हम कितना वर्किंग कैपिटल यूज कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर, कैपिटल वर्कर। नेक्स्ट लास्ट हम बात कर लेते हैं प्लांट लोकेशन, कि जो प्लांट की लोकेशन है वो भी एक तरह से इफेक्ट करती है। ठीक है, जो भी प्लांट की लोकेशन है वो भी एक तरह से इफेक्ट करती है फैक्टर हमारी मटेरियल प्लानिंग को। तो देख लीजिए मटेरियल प्लानिंग के अंदर हमने क्या बात की। इससे पहले हमने बात की थी फंक्शंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में, कि फंक्शंस क्या होते हैं मटेरियल मैनेजमेंट के। अब हमने बात की है फैक्टर्स अफेक्टिंग मटेरियल प्लानिंग की, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं मटेरियल की प्लानिंग को। तो सबसे पहले क्या है, स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ नेशनल इकोनॉमी, कि जो हमारी नेशनल इकोनॉमी है, यानी कि जो देश की अर्थव्यवस्था है, जो देश का सिस्टम अर्थव्यवस्था चल रही है, उस चीज का इफेक्ट पड़ता है सबसे पहले मटेरियल प्लानिंग के ऊपर। नेक्स्ट हमने बात की है प्राइस, ट्रेंड और वैलिडिटी, कि जो भी हमारा मटेरियल्स हैं, जो हमने मटेरियल प्लानिंग जो हम कर रहे हैं उसके प्राइस, कि प्राइस क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड है या नहीं है। इसके अलावा जो वैलिडिटी है, वैलिडिटी का भी इफेक्ट पड़ता है जब भी हम करते हैं मटेरियल प्लानिंग की बात। तो मटेरियल प्लानिंग के दौरान किस चीज का होता है फैक्टर इफेक्ट, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, प्राइस, ट्रेंड और वैलिडिटी। की वैलिडिटी हम कितने समय के लिए उसको स्टोर कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जो भी हमारे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स लगते हैं, ये इफेक्ट करते हैं मटेरियल प्लानिंग को। नेक्स्ट हमारा बिजनेस साइकिल, इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट कंडीशन, की जो हमारा इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, जो इंटरनेशनली ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो वो चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं हमारी मटेरियल प्लानिंग को। नेक्स्ट हमने बात की है डिमांड फॉर आइटम्स, कि जिस चीज़ की हम प्लानिंग कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम मैनेज कर रहे हैं, मटेरियल को हैंडल कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, इन्वेंट्री के अंदर स्टोर कर रहे हैं, उनकी डिमांड है या नहीं, ये चीज़ें फैक्टर इफेक्ट करते हैं हमारी मटेरियल प्लानिंग को। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है, सप्लाई ऑफ द आइटम, की जो हमारी आइटम्स हैं जो हमारे पास आ रही हैं, मटेरियल्स को हम स्टोर कर रहे हैं, उसकी सप्लाई किस तरह से है। ट्रांसपोर्टेशन लॉसेस को, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो हमारे लॉस हुए हैं। इसके अलावा टोटल लीड टाइम, रिजेक्शन टाइम, जो रिजेक्शन रेट कितना है। वर्किंग कैपिटल, प्लांट की लोकेशन, कि जो हमारा प्लांट है वो किस लोकेशन पे सेटअप है, किस लोकेशन पे हमने प्लांट लगाया हुआ है। जो हमारी सप्लाई हो रही है मटेरियल की, वो सप्लाई किस लोकेशन पे हो रही है। तो ये कुछ चीज़ें होती है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं हमारी मटेरियल की प्लानिंग को। जितनी भी हमारी मटेरियल की प्लानिंग होती है, इन मटेरियल की प्लानिंग को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने दोनों टॉपिक के बारे में बात कर ली। मेन दोनों हमारे टॉपिक कौन कौन से थे, सबसे पहले मैन पावर प्लानिंग थी, जिसके अंदर हमने बात की जो भी उसके मैन पावर प्लानिंग के बेसिक एलिमेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स और जो फंक्शंस हैं। नेक्स्ट मटेरियल मैनेजमेंट की बात की, जिसके अंदर हमने मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है, मटेरियल मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात की, और जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं मटेरियल मैनेजमेंट को, मटेरियल प्लानिंग को। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोलरेंस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोलरेंस की, टोलरेंस क्या होती है, नेक्स्ट रहेगा। ठीक है, टोलरेंस के बारे में आप पहले भी बात कर चुके हैं हम, IQC हमारा सब्जेक्ट है, IQC के बारे में, IQC में भी आपको बताया है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी के अंदर कि टोलरेंस क्या होती है। तो टोलरेंस में आपको बताया था कि टोलरेंस क्या है, द परमिसिबल वेरिएशन इन द साइज ऑफ
ठीक है, कोई भी साइज, जो भी हमारा साइज है, इन द बेसिक साइज, जो भी हमारा बेसिक साइज है, उस बेसिक साइज के अंदर परमिसिबल वेरिएशन आना, साइज के अंदर क्या आ जाना, वेरिएशन आना, अप एंड डाउन, यानी कि प्लस एंड माइनस का जो वेरिएशन आ रहा है साइज के अंदर, उसको हम क्या बोल देते हैं, वो हमारा कहलाता है टोलरेंस। तो हम क्या लिख सकते हैं, द परमिसिबल वेरिएशन ऑफ ए साइज, द permissible variation of size, the permissible variation of size, the permissible variation of size is known as टोलरेंस। वो हमारा क्या कहलाएगा, टोलरेंस। मतलब जो प्लस माइनस का परमिसिबल वेरिएशन है हमारे साइज के अंदर, वो साइज हमारा परमिसिबल वेरिएशन जो रहेगा उसको हम क्या बोल देंगे, टोलरेंस। वो हमारा क्या रहेगा, टोलरेंस। तो जब भी हम बात करेंगे टोलरेंस की, तो दो तरह का हमारा टोलरेंस आएगा। टाइप्स ऑफ टोलरेंस की जब हम बात करते हैं तो दो तरह का हमारा टोलरेंस होता है। एक होता है यूनिलेटरल, फर्स्ट हमारा क्या रहता है, यूनिलेटरल टोलरेंस। सेकंड हमारा कौन सा होता है, सेकंड होता है बाइलेटरल टोलरेंस। सेकंड कौन सा होता है, बाइलेटरल टोलरेंस। यूनिलेटरल टोलरेंस कौन सा होता है, वो टोलरेंस जिसके क्या हो, ओनली वन साइड, यानी कि जो परमिसिबल वेरिएशंस आ रहा है साइज का, अगर वो सिर्फ एक साइड पे है तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल। तो यूनिलेटरल क्या होता है, व्हेन टोलरेंस डिस्ट्रीब्यूशन इज ओनली वन साइड ऑफ द बेसिक साइज, कि जो हमारा बेसिक साइज है उस साइज के सिर्फ एक साइड पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है साइज का, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूनिलेटरल टोलरेंस। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन टोलरेंस डिस्ट्रीब्यूशन इज ओनली वन साइड ऑफ द बेसिक साइज, व्हेन tolerance distribution, when tolerance distribution is only one side, of the basic size, size is known as unilateral tolerance, कि अगर हमारा कोई बेसिक साइज है, उस बेसिक साइज के सिर्फ एक साइड पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है टोलरेंस का, यानी कि जो प्लस माइनस है वो सिर्फ क्या हो रही है, एक साइड पे हो रही है। जो भी हमारा प्लस माइनस हो रहा है वो सिर्फ एक साइड पे हो रही है, जहाँ प्लस हो रही है या माइनस हो रही है, बेसिक साइज के सिर्फ एक साइड पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा कहलाता है यूनिलेटरल टोलरेंस। उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल टोलरेंस। नेक्स्ट बात करते हैं बाइलेटरल टोलरेंस। तो बाइलेटरल टोलरेंस के अंदर क्या होता है, बोथ साइड, कि इफ परमिसिबल वेरिएशन ऑफ साइज, जब इफ परमिसिबल वेरिएशन इज बोथ साइड, ठीक है, बोथ प्लस एंड माइनस, देन इट इज नोन एज बाइलेटरल टोलरेंस। उसको हम क्या बोल देंगे, बाइलेटरल टोलरेंस। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जहाँ तो लिखे व्हेन टोलरेंस डिस्ट्रीब्यूशन इज बोथ साइड, जहाँ फिर लिख सकते हैं इफ परमिसिबल वेरिएशन both plus and minus, it is known as bilateral tolerance, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, बाइलेटरल टोलरेंस। अगर कि बोथ साइड, यानी कि हमारे बेसिक साइज के दोनों साइड पे जो टोलरेंस हो रहा है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा कहलाता है बाइलेटरल टोलरेंस। तो टोलरेंस के अंदर हमने बात कर ली कि जो परमिसिबल वेरिएशन होता है साइज के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, टोलरेंस होता है। दो तरह का टोलरेंस होता है, एक होता है यूनिलेटरल, दो तरह का टोलरेंस होता है, फर्स्ट यूनिलेटरल, दूसरा हमारा होता है बाइलेटरल। ठीक है, एक हमारा कौन सा होता है, यूनिलेटरल टोलरेंस, दूसरा हमारा कौन सा रहता है, बाइलेटरल टोलरेंस।
यूनिलेटरल कौन सा होता है, जिसमें कि हमारे बेसिक साइज के सिर्फ एक साइड पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है टॉलरेंस का, तो उसको हम बोलते हैं यूनिलेटरल टॉलरेंस। वही हमने यहाँ पे लिखा है, व्हेन टॉलरेंस डिस्ट्रीब्यूशन इज ओनली वन साइड ऑफ द बेसिक साइज इज नोन एज यूनिलेटरल टॉलरेंस। सेकंड हमने बात की है बाइलेटरल टॉलरेंस की, तो इसमें हमने क्या बात कर दी कि इफ परमिसिबल वेरिएशन बोथ प्लस एंड माइनस की, जो परमिसिबल वेरिएशन हो रहा है साइज के अंदर, अगर वो दोनों फॉर्म में है, यानी कि प्लस भी है माइनस दोनों साइड हो रहा है, बेसिक साइज के दोनों साइड हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, बाइलेटरल टॉलरेंस। तो ये हमारा क्या होगा, बाइलेटरल टॉलरेंस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बाइलेटरल टॉलरेंस, ये तो हमने बात कर ली टॉलरेंस की। नेक्स्ट बात करते हैं फिट के बारे में कि फिट क्या होता है। ठीक है, टॉलरेंस और फिट ये अब IQC यानी कि इंस्पेक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के अंदर भी पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, आपको बताया था कि फिट क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है इंस्पेक्शन चैप्टर के अंदर, वही हम फिर से बात कर रहे हैं। तो टॉलरेंस के बारे में आपको बता दिया, अब हम बात कर लेते हैं फिट के बारे में। तो फिट क्या है, the degree of looseness and tightness between the two mating parts is known as fit of the parts। यानी कि the degree of tightness and looseness, कि जब हम किन्हीं दो पार्ट्स को आपस में क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो दोनों पार्ट्स को जब हम आपस में, मान लीजिए ये पार्ट्स हैं, दो पार्ट हैं, इन पार्ट्स को हम इस तरह से आपस में क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, आपस में मिला रहे हैं। मिलाने के बाद जो डिग्री ऑफ लूजनेस और टाइटनेस रहेगा हमारे अंदर, उसको हम क्या बोल देंगे, फिट। वो हमारा क्या रहेगा, फिट। तो फिट के अंदर क्या लिख सकते हैं, द डिग्री ऑफ टाइटनेस एंड लूजनेस, द डिग्री ऑफ tightness and looseness, the degree of tightness and looseness, when the degree of tightness and looseness between two mating parts, between two mating parts is known as fit of the parts। उसको हम क्या बोल देंगे, फिट ऑफ द पार्ट्स। जब हम फिट की बात करते हैं तो तीन तरह का हमारा फिट होता है। सबसे पहले कौन सा होता है, क्लीयरेंस फिट। सेकंड जो फिट होता है वो फिट हमारा कौन सा होता है, इंटरफेरेंस फिट। सेकंड हमारा रहता है इंटरफेरेंस फिट। थर्ड नंबर पे जो फिट आएगा वो होता है ट्रांजिशन फिट। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन फिट। थर्ड हमारा रहता है ट्रांजिशन फिट। तो ये तीन तरह के हमारे फिट होते हैं, कौन कौन से, क्लीयरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट। क्लीयरेंस फिट कौन सा होता है कि जब हम दो पार्ट्स को आपस में मिला रहे हैं, तो उन दोनों को पार्ट्स को मिला रहे हैं, तो उस दौरान क्लीयरेंस अक्सर होता है पार्ट्स के बीच में, तो वो हमारा होता है क्लीयरेंस फिट। इसी तरह अगर हम किसी पार्ट्स को मैच कर रहे हैं, आपस में मिला रहे हैं, तो उस दौरान अक्सर हो रहे हैं, हमारा इंटरफेरेंस अक्सर हो रहा है उन पार्ट्स के बीच में, तो वो होता है इंटरफेरेंस फिट। ट्रांजिशन फिट की जब हम बात करेंगे तो ट्रांजिशन फिट क्या होगा, इसके अंदर क्लीयरेंस और इंटरफेरेंस दोनों चीजें क्या होंगी, अक्सर होंगी। जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या तो क्लीयरेंस होगा उसके अंदर, या फिर क्या आएगी, इंटरफेरेंस होगी। उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन फिट। वो हमारी क्या कहलाती है, ट्रांजिशन फिट।